मेरे प्यारे मित्रों, अपने ही कांटे हो तो फूल क्यों न बन जाएं, अपने ही कांटे हो तो फूल क्यों न बन जाएं, पर गैर भी कांटे बने तो पंखड़ी क्यों न बिखर जाए। मित्रों, एक फूल के पौधा में देखेंगे कि फूल का जो डाली होता है उसमें पूरा कांटा भरा पड़ा होता है, लेकिन वही फूल के पौधा के आसपास के सभी डाली में कांटा अगर भरा पड़ा मिले तो उसमें पंखुड़ी को बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ती है मित्रों, है ना। तो इसलिए कहा गया कि अपने ही कांटे बने तो पंख फूल क्यों न बन जाएं, जब गैर भी कांटे बने, जब गैर भी कांटे बने तो पंखुड़ी क्यों न बिखर जाए। मित्रों, हमने इसके पहले के क्लास में जो है कि आपको कुछ बताया था मित्रों। एक उक्ति है कि माउंटबेटन योजना, लॉ से रिलेटिव सवाल है मित्रों, जो मैंने हमेशा दिया है मित्रों, कि माउंटबेटन योजना के सुझावों के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था मित्रों। तो यह हमारे यहाँ जो लॉर्ड माउंटबेटन है मित्रों, जो हमारे यहाँ के गवर्नर जो थे मित्रों, उनकी सुझाव के अनुसार ही हमारे देश में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि 30 जून 1947 को देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसलिए 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जो माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। तो मैंने अभी का जो सवाल था मित्रों बताया कि माउंटबेटन योजना के सुझावों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था, यानी जो माउंटबेटन था। तो माउंटबेटन था सबसे लास्ट में आए थे जब देश को आज़ाद कराना था, तो उनका यही काम था कि हमारा जो देश था वो देश को कैसे वो आज़ादी दे ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा हिंसा न भड़क सके, यानी लोग सहमति से आसानी से आज़ादी को स्वीकार कर सके। क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर एकाएक आज़ादी दिया जाए बिना किसी सुझाव के, बिना किसी योजना के, तो हो सके कि जो यहाँ पे 500 कुछ रियासत जो थे वो रियासत एकाएक हावी हो जाएंगे और सब चाहेंगे कि फिर से मेरा राज्य हो जाए। तो कुछ करके ऐसे ऐसे करते करते ही उन्होंने क्या किया, माउंटबेटन योजना के तहत आज़ादी सबको दिया, लेकिन फिर उसमें हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश भारत को एकीकरण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने एकीकरण किया। मित्रों, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है, जो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है, जो उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की भारत को उन्होंने एक किया। लेकिन मित्रों, हमारी जो देश में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित हुआ वह माउंटबेटन साहब की देन थी। जो मैंने बताया था कि जो इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली ने, उन्होंने क्या किया था, घोषणा किया था क्या कि 30 जून 1947 को देश को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन 5 जुलाई 1947 को देश में क्या किया गया, संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया। माउंटबेटन योजना पर जो आधारित थी, और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही अधिनियम को शाही स्वीकृति मिल गया कि हाँ देश को आज़ाद कर दिया जाए। और अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, पूरे भारत पे लागू कर दिया गया, पूरे देश पे लागू कर दिया गया और हमारा देश आज़ाद हो गया। इसी एवज में हम लोग क्या करते हैं मित्रों, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं मित्रों। और उसी दिन 2 देश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नामक 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो गया मित्रों। धन्यवाद मित्रों। सुनाने के बाद एक गालिब साहब का दोहा लाइन याद आ रहा है मित्रों। गालिब साहब का लाइन जो है मन में आ रहा है, इसलिए चाह रहा हूँ कि मित्रों आपके सामने पेश करूँ। मित्रों, हर एक बात पे कहती है तू कि तू क्या है, खुद ही कहो ना ये अंदाज वफा गुफ्तगू क्या है।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही न टपका तो लहू क्या है। सही बात है मित्रों, जो इंसान समय पे मित्रों जो इंसान सही समय पे आपके लिए रो नहीं सकता है तो वहाँ खून के आंसू कहाँ से बहाएगा। इसलिए वैसे लोगों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। समझना चाहिए कि जो दुख में खड़ा है आपके साथ खड़ा है मित्रों, जो आपका साथ देने वाला है वो पता चल जाएगा कि हाँ कौन साथ देने वाला है, कौन स्वार्थी है, कौन अपना है, ये समय बताता है मित्रों। इसलिए इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। गालिब साहब बहुत उच्च किस्म के वो शायर थे, वो गायक थे, वो कविकार थे, जो भी कहिए मित्रों उनके भाषा में वो जो भी लिखते थे काफ़ी उनमें गहराई होती थी, बातों की बहुत मर्म होती थी। जैसे हमारे यहाँ कबीर है, तुलसी हैं, रविदास जी हैं, जैसे हमारे यहाँ साईं हैं, रैदास हैं, वैसे ही एक प्रेम की जो गालिब जो हैं वो प्रेम में इतना डूबे कि वही प्रेम का भाषा बन गया। यानी गालिब जो है प्रेम की दुनिया में, प्रेम में इतना डूब गए, वो प्रेम का अभिप्राय बन गया मित्रों। तो गालिब है मित्रों। हर एक बात पे कहती है तू कि तू क्या है, खुद ही बताओ ना ये अंदाज़े वफा गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से न टपका तो लहू क्या है। वाह, ठीक है मित्रों। तो अब हम चलेंगे अपने कंप्यूटर साइंस की तरफ। जो कंप्यूटर साइंस हमारा जो है मित्रों, किसके पिछले क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया था, और आज उसी के चैप्टर के आगे का है मित्रों। इसके पहले मैंने बताया कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, सीपीयू में सीयू क्या है, सीपीयू क्या है। आज उसी के आगे का भाग है मित्रों एएलयू, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे। एएलयू आप लोग जान रहे हैं मित्रों कि एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। माने जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करने का क्या मतलब हो गया मित्रों? जो इसकी सक्रियाएँ संक्रियाएँ जो भी इनके जैसे जोड़ घटाव गुना भाग ये सब इनका ऑपरेशन हो गया मित्रों, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज ए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव गुना भाग ना, बड़ी कोष्ठ छोटी कोष्ठ इक्वल, है ना मित्रों, ये सब ध्यान देंगे। ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल एंड और नॉट मित्रों। ये सब इसका क्या हो गया? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया मित्रों। क्या हो गया? अर्थमेटिक ऑपरेशन ये सब मित्रों हो गया। और भी बहुत सारे ऑपरेशन है मित्रों इसमें। इट इज ऑल्सो डिजिटल सर्किट, इसे डिजिटल सर्किट भी कहा जाता है। किसको मित्रों? तो एएलयू को डिजिटल सर्किट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द कंप्यूटर, और इसे कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहा जाता है। यानी सीपीयू को मित्रों कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है मित्रों? पावर हाउस भी कहा जाता है। एएलयू का प्रस्ताव सन 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा मित्रों, एएलयू का जो प्रस्ताव है सन 1945 ईस्वी में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। किन्होंने दिया था मित्रों? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था मित्रों। यह इनकी प्रस्तावना, यही इन्होंने ही इसको ईजाद किया था। इनकी प्रस्तावना, इनकी जो चीज़ है वो समझाए थे, लोगों को बताए थे कि एएलयू क्या है। सन 1945 ईस्वी में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन दिया था मित्रों। इसी के साथ हमारा जो एएलयू है, तो एएलयू क्या हो गया मित्रों? क्वेश्चन कैसा आ गया? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह इनका क्या काम है? तो यह परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, ये बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं उसके वो क्या करता है? अप्लाई करता है मित्रों, दिखाता है कि हाँ इसमें ये सब हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी हम ये सब जहाँ भी देखेंगे ये सब हमारा एएलयू हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों कि सीयू। सीयू कहने का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मित्रों, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर टू वर्क, या कंप्यूटर के सारे काम को यानी यही कंट्रोल करता है मित्रों, है ना। सीपीयू तो ब्रेन हो गया मित्रों, लेकिन उसी का एक भाग हो गया क्या आपका? सीयू हो गया। और सीयू क्या हो गया मित्रों? तो सीयू एएलयू तब एक हो गया मित्रों, दूसरा सीयू। तो सीयू का काम है सीपीयू के अंदर में क्या करना? सब चीज़ को कंट्रोल करना मित्रों। यानी कि यह क्या करता है? कंप्यूटर को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। कैसे? कंप्यूटर टू वर्क कंप्यूटर एज द सिंगल यूनिट,
वह कंप्यूटर का क्या करता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर का काम करवाता है। कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर टू वर्क, कंप्यूटर से कैसे काम लेना है, वर्क कंप्यूटर एज ए सिंगल यूनिट। इट इज कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशन, यह क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर का जो उसमें ऑपरेशन है, जो भी हार्डवेयर टूल्स है मित्रों, वो सबको क्या करता है, ऑपरेशन करता है मित्रों, यानी कि वो सबको ऑपरेट करता है, चलाता है, माने उसको निर्देशन करता है, वो उसका काम उसी के यूज के अनुसार होता है मित्रों। द कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशन ऑन एनी कंप्यूटर लाइक इनपुट आउटपुट, और यही काम वो क्या करता है मित्रों, तो सीयूई क्या करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है मित्रों। तो इसके बीच में हमें जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो ज़रूरत पड़ता है वो सीयूई ही काम लेता है मित्रों। यानी जैसे आपने किसी चीज़ को इंटर किया, वो आउटपुट किया, तो आउटपुट कहाँ हुआ मित्रों, तो मॉनिटर पर होगा, डिस्प्ले पे होगा, या किसी स्क्रीन पर होगा मित्रों। तो वो जो आउटपुट हो गया तो किसी हार्डवेयर पे आया, इनपुट किए तो किसी हार्डवेयर से किए। तो मित्रों इनपुट जो है इन्फॉर्मेशन हो गया, आउटपुट भी इन्फॉर्मेशन हो गया, ये डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया मित्रों। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या कि इट इज़ द कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑन एनी कंप्यूटर लाइक इनपुट आउटपुट। इनपुट यानी जो डाटा को मैंने दिया, आउटपुट यानी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला मित्रों, यानी जो रिजल्ट आया। स्टोरेज प्रोसेसर इटसेल्फ, मित्रों ये क्या हो गया, माने सब क्या होता है, तो प्रोसेसर इटसेल्फ, द कंट्रोल यूनिट इवन द कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डाटा। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है मित्रों, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डाटा, जो डाटा दिया जा रहा है, जो निर्देशन दिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर में इंक्लूड किया जा रहा है, इनपुट किया जा रहा है, फ्रॉम द इनपुट डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जा रहा है, मेमोरी एंड फ्रॉम द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेज, और उसको क्या किया जा रहा है मित्रों, तो मेमोरी में सेव किया जा रहा है ताकि उसको फ्यूचर में यूज किया जा सके, और मेमोरी टू वर्क आउटपुट, मेमोरी एंड फ्रॉम द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेज, और से क्या किया जा रहा है मित्रों, तो आउटपुट डिवाइस किया जा रहा है। तो देखेंगे मित्रों, तो ये हमारा सीयू हो गया मित्रों, कि सीयू का काम क्या हो गया, तो मित्रों इट इज कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेशन एंड एनी कंप्यूटर लाइक टू इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस इट द सेल्फ। The control unit even the controls the flow of the data from the input devices to the memory and from the memory to output devices, यानी जो मेमोरी में इनपुट लेता है और जो मेमोरी से आउटपुट देता है मित्रों, उन सारे डाटों पर क्या करता है, ये फ्लो करता है कौन, इसी का काम होता है सब चीज़ को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है हमारा मित्रों कि हम लोग ALU समझे। ALU क्या है, कब कैसे किन्होंने इसका निर्माण किया, इसे ऑपरेशन क्या क्या है मित्रों, CU क्या है, इसका यूजेज क्या है, ये पता चला मित्रों। अब इनपुट की तरफ चलेंगे, इनपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज में मित्रों देखेंगे क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेज, इट इज अ डिवाइस थ्रू विद द डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए मित्रों, इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है कि यह डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डाटा को और प्रोग्राम को फ्रॉम द आउटसाइड, जो भी कंप्यूटर से बाहर या भीतर है वर्ल्ड, माने पूरे दुनिया में, इंटर द कंप्यूटर के द्वारा सिस्टम इनपुट डिवाइसेज कन्वर्ट टू द इनपुट डाटा इनटू द डिजिटल फॉर्म द विच इज द एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी क्या काम है मित्रों इनपुट का, तो इनपुट का काम क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा है, प्रोग्राम है, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इंटर द कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइसेज, माने इनपुट डिवाइसेज से कन्वर्ट किया जाता है, इनपुट डिवाइसेज कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू द डिजिटल फ्रॉम विच, यानी जो भी डाटा है, इनपुट डिवाइसेज कन्वर्ट इन द इनपुट डाटा, जो भी डाटा को इनपुट किया गया इनटू द डिजिटल फॉर्म, मतलब जो भी डिजिटल फॉर्म में विच इज़ द एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, और जो भी इनपुट किया गया उसको क्या किया गया मित्रों, तो एक्सेप्टेबल किया गया, स्वीकार किया गया उस डाटा को, और उसको क्या किया गया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया। तो इनपुट डिवाइसेज लाइक अ कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेज क्या क्या होता है मित्रों, तो लाइक अ कीबोर्ड, जो हम जिस पे टाइप करते हैं मित्रों। नेक्स्ट हो गया माउस, तीसरा हो गया टच स्क्रीन, माइक्रोफोन्स आर द यूजेज टू द इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। यानी सबका काम क्या होता है मित्रों कि कंप्यूटर में इंटर करना, डाटा को इंटर करना, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, की हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आर इज द इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर।
नेक्स्ट है मित्रों कि जब हम इनपुट्स को समझ रहे हैं मित्रों कि इनपुट क्या है, तो आप समझ गए इनपुट डिवाइस कैसा होता था। कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया मित्रों, तो ये सब हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। और इनपुट डिवाइस में हमारा ये हो गया, इनपुट का काम क्या होता है मित्रों, तो इनपुट का काम होता है किसी डाटा को इनपुट करना और उसको आउटपुट के रूप में, इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट प्राप्त करना। तो मित्रों इनपुट हो गया किसी का, हम अपने कंप्यूटर को कोई डाटा संग्रहित करते हैं। डाटा, तो डाटा क्या हो गया मित्रों, डाटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज। जो भी डाटा होता है मित्रों, कोई भी डाटा होता है उसको इनपुट के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव या मेमोरी में सेव करते हैं मित्रों। द टेम्पोरली स्टोरेज इन द मेन मेमोरी। और जो भी डाटा को इनपुट मेमोरी में हम डाटा को हम इनपुट मेमोरी से क्या करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। कहाँ करते हैं मित्रों, तो ये टेम्पोररी होता है मित्रों। ये टेम्पोररीली मित्रों यह क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यह मेन मेमोरी डिवाइस होता है मित्रों, है ना। क्या है, टेम्पोरली स्टोरेज इन द मेन मेमोरी यानी मेन मेमोरी में क्या हो जाता है मित्रों, तो संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है टेम्पोररी मित्रों। मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी। और मेन मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी। तो कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों, तो क्या हो गया मित्रों, तो मेन मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रैम। और प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं मित्रों, RAM रैम। रैम का मतलब क्या हो गया, रैंडम, आर से रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या हो गया मित्रों, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल होता है मित्रों, वोलाटाइल करने का क्या मतलब होता है कि अगर लाइन सप्लाई हो रहा है, अगर पावर है उसमें, तो वो क्या करेगा, मेमोरी में सेव करके रखेगा। लेकिन जैसे ही पावर कट होगा, नन वोलाटाइल में क्या हो जाएगा, जितना भी डाटा है सब डिलीट हो जाएगा मित्रों। तो ये वोलाटाइल मेमोरी, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। यानी जैसे ही पावर कटेगा, जैसे ही लाइन सप्लाई कटेगा, जैसे ही पावर सप्लाई खत्म होगा, वैसे ही डाटा क्या हो जाएगा मित्रों, वो डिलीट कर जाएगा, पूरा डाटा लॉस्ट कर जाएगा। इसी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल में क्या हो जाएगा कि पावर जो है कि लॉस होने के बाद भी, व्हेन द पावर इज द टर्न ऑफ, तब भी जो है कि यह क्या होगा, डाटा इज नॉट लॉस, है ना, डाटा लॉस नहीं करेगा। ये नॉन वोलाटाइल में होता है। वोलाटाइल में क्या होता है कि लॉस कर जाता है मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों कि परमानेंट स्टोरेज। नेक्स्ट है ये क्या हो गया, हमारा डाटा में हो गया कि मेन स्टोरेज हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी के बाद हम लोग जान रहे हैं मित्रों परमानेंट स्टोरेज। द डाटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शंस आर द स्टोर्ड परमानेंट इन द एडिशनल स्टोरेज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। और ये जो परमानेंट होता है मित्रों, ये परमानेंट मेमोरी क्या होता है कि डाटा उसमें एज वेल, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें डाला जाता है, एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर द स्टोर्ड, जो भी डाटा को उसमें डाला जाता है परमानेंट इन द एडिशनल स्टोरेज, वो परमानेंट एडिशनल स्टोरेज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। और वो परमानेंट एडिशनल स्टोरेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, तो सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज, माने सेकेंडरी मेमोरी को क्या जाना जाता है मित्रों, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं मित्रों। इज ए नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल में बताया मित्रों कि यह डिलीट नहीं करेगा, पावर लॉस होने के, टर्न ऑफ भी होने के बाद जो है पावर लॉस, माने जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं करता है मित्रों। ना नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इट इज ए यूज फ्रॉम द लॉन्ग टर्न डाटा, है ना, इट इज द यूज फॉर द लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। यह क्या करता है, जो भी स्टोरेज होता है मित्रों, जो भी डाटा होता है संग्रहित होता है, जो सेव होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है मित्रों, है ना। या तो जब तक वो खुद से करप्ट न हो जाए, आप डिलीट ना करें, फॉर्मेट ना मारे, तब तक वो डाटा उसमें बना रहता है। फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज इंक्लूडिंग फाइल, प्रोग्राम एंड मल्टीमीडिया। जो भी हम प्रोग्राम है, फाइल है मेरा, या जो भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड, यानी फिल्म, मूवी, गाना, जो भी हो गया मित्रों, डाटा रिमेन द स्टोर इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। और इसका अगर पावर भी कट जाता है मित्रों, तो बोले थे कि नॉन वोलाटाइल है, अगर पावर कट भी जाता है फिर भी इसका डाटा क्या है, स्टोर किया जा सकता है, उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है मित्रों। तो इस प्रकार हम लोग जाने मित्रों, क्या क्या जाने
तो आज ALU के बारे में जाने, CU के बारे में जाने मित्रों, हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जाने, डाटा के बारे में जाने, मेन मेमोरी के बारे में जाने, है ना। मेन मेमोरी को ही हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं मित्रों, वो जाने। परमानेंट मेमोरी जाने, जिसे हम लोग एक्जुलरी मेमोरी भी कहते हैं मित्रों, है ना, एक्जुलरी मेमोरी भी कहते हैं। और इसी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं मित्रों, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये डाटा क्या करता है, नॉन वोलाटाइल होता है या वोलाटाइल होता है ना मित्रों। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे। इसके नेक्स्ट आगे के पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।